प्रभाकर, आपके पास सबसे पहले आऊंगी क्योंकि कानूनी पहलू आप बहुत अच्छे से समझा देते हैं दर्शकों के सामने अगर कुछ दिक्कत भी होती है तो। ऐसे में अब कल दूसरे दिन की जो सुनवाई प्रभाकर रही है, मैं समझना चाहूंगी क्योंकि दो मुख्य प्रावधानों को लेकर साफ तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक सरकार जवाब दायर करती है तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। तो वो यथास्थिति इन दो प्रावधानों को लेकर ही रहेगी, तो बाकी प्रावधानों को लेकर क्या रहेगा ये सिचुएशन? अभी जो ये घमासान हम देख रहे हैं, हम यहां सुधार की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं या अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो लंबी लड़ाई बाकी है? इस तरह से देखें इस मामले को। पूजा, दो तीन चीजें हैं जो गौर करने वाली हैं और ये ऐसा कुछ हुआ कल कि सरकार भी संतुष्ट हो सकती है और जिन लोगों ने इस कानून को चुनौती दिया है वो लोग भी संतुष्ट हैं ही। सरकार के वकील भी संतुष्ट हो सकते हैं। सरकार के वकील इस लिहाज से संतुष्ट हो सकते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम आदेश देने से रोक दिया। उन्होंने कोर्ट को कह दिया कि माय लॉर्ड आप कोई आदेश पारित न करें, और कोर्ट मान भी गया। कोर्ट ने उन्हें समय भी दे दिया और कोर्ट जो चाहता था वो सरकार कर भी रही है। तो पहली बात यह कि सरकार के वकील संतुष्ट होंगे। दूसरा ये कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने, सीजेआई ने एक बात कही, वो ये कि इस कानून पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की मांग की गई थी जो हमने नहीं मानी। इस कानून में कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो कुछ अच्छाइयां हैं, ये सरकार के पक्ष के लिए संतोष की बात हो सकती है। वो ये बात कह सकते हैं कि कानून पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं, जो इस कानून की मुखालफत करने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि पूरी तरह से इस कानून को रद्द होना चाहिए, पूरी तरह से कानून खत्म होना चाहिए, इसलिए कि पूरी तरह यह कानून खराब है। और सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएशन के बाद चूंकि दो प्रावधान ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्राइमा फेसाई उन्हें लगता है कि वक्फ बाय यूजर हटाने की जो व्यवस्था की गई है वो गलत है, और दूसरा जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में जो गैर मुसलमानों की एंट्री की जो बात थी वो व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर ऐतराज है। तो मतलब कि शुरू के समय में सुप्रीम कोर्ट को इन दो व्यवस्थाओं में कमियां दिखी हैं, तो इस पर और उस पर रोक भी लग गया। क्योंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित नहीं किया लेकिन सरकार ने खुद ही मान लिया। अब बात आती है कि थोड़ा सा हम सरकार की तैयारी की बात कर लेते हैं। अब पहले दिन की सुनवाई जो होती है, याचिका दायर होने के तत्काल बाद की जो सुनवाई होती है, उसे हम एडमिशन स्टेज की हियरिंग कहते हैं। एडमिशन स्टेज की हियरिंग का मतलब होता है कि जो याचिका दायर हुई है उसमें जो याचिकाकर्ता कोर्ट के सामने कहते हैं कि ये मामला क्यों जरूरी है और इस मामले पर क्यों सुनवाई होनी चाहिए। तो कोर्ट ने पूछा कि आपको किस बात पर ऐतराज है। तो जो उधर से जो बड़े बड़े वकील खड़े किए गए थे, उसमें अभिषेक मनु सिंह भी थे, उसमें राजीव धवन भी थे, उसमें कपिल सिब्बल भी थे, बड़े वकील खड़े किए गए थे, और उन्होंने इस कानून के प्रत्येक प्रावधान की एक एक प्रावधान के एक एक उपबंधों की पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। लेकिन दूसरी तरफ जो मुझे समझ में आई कि सरकार की तरफ से केवल सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए थे। इतना बड़ा मसला है, 150 के आसपास याचिकाएं हैं, पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है और इसे माना जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण मसला है। 150 के करीब याचिकाएं दायर हुई हैं, 7 राज्य सरकारें वहां पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रही हैं और पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। तो केवल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे। दूसरे समय जब दूसरे दिन की जब सुनवाई हुई, जब पहले दिन ही कोर्ट ने संकेत दे दिया कि इस मामले में अंतरिम आदेश कोर्ट पारित करने वाला है, तो कम से कम मेरे जैसे कानूनी रिपोर्टर को जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट करता है उसे इस बात की उम्मीद थी कि शायद इस मामले में अटॉर्नी जनरल भी पेश होंगे। लेकिन जब दूसरे दिन की सुनवाई शुरू हुई पूजा, तो ऐसा लगा कि सरकार के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, और सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के सामने आकर के कोई तकनीकी बहस नहीं की। उन्होंने बस इतनी सी बात कही कि माय लॉर्ड, संसद से पास कानून है, कानून पर्याप्त तैयारी के साथ किया गया है, तमाम स्टेक होल्डर से बात की गई है, जेपीसी को ये भेजा गया था, लोगों की राय ली गई है, और इस पर इस तरह से अंतरिम रोक मत लगाइए कि अगर ऐसा आप करते हैं तो ये बहुत ही अपवादिक स्थिति होगी, रेयर स्थिति होगी, ऐसा होता नहीं है। ऐसा लगा कि केंद्र सरकार मान चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट ये करेगा ही करेगा। तो ये जहां मुझे लगा कि कल अटॉर्नी जनरल खड़े हो सकते थे, कल कोई और बड़े वकील खड़े हो सकते थे, इसलिए कि इस मामले में तमाम पक्षकार थे। मैंने कहा कि 7 राज्यों की तरफ से, बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से 7 राज्यों की तरफ से याचिकाएं आई थी, वहां से भी कोई बड़े वकील खड़ा हो सकते थे। तो मुझे जो बात समझ में आई कि जो एडमिशन लेवल की जो तैयारी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा कि सरकार
इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि किन प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देना है। हालांकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि जब यह कानून बन रहा था तो सरकार ने नहीं सोचा होगा, मंत्रालय ने नहीं सोचा होगा कि यह कानून चैलेंज होगा। ये सब जानते हैं कि जब से वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी, ये आ रहा था या तैयारी की जा रही थी, तो लगभग सबको ये पता था कि आज नहीं तो कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, न्यायपालिका इसकी स्क्रूटनी करेगी और इसके प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट सवाल करेगा। और ये किसको नहीं पता होगा कि एक ऐसा कानून है जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है, समता के अधिकार की बात की जा रही है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है, धार्मिक संस्थाओं के मैनेजमेंट की बात की जा रही है, संपत्ति के अधिकार की बात की जा रही है। और इतने महत्वपूर्ण मसले में सुप्रीम कोर्ट सवाल क्यों नहीं पूछेगा और मामला क्यों नहीं जाएगा। तो मुझे जो बात समझ में आई कि जो एडमिशन लेवल की जो तैयारी थी सरकार की कम थी और इसलिए सरकार खुद बैकफुट पर चली गई और सरकार ने खुद कह दिया कि माय लॉर्ड कोई आदेश पारित मत करिए, हम इसे खुद स्वीकार कर रहे हैं, हम इसे खुद मान रहे हैं कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक हम इस पर अमल नहीं करते। अगले आदेश तक हालांकि कोर्ट में ये बात हुई है, कोर्ट ने कहा कि अगले सुनवाई तक यानी कि 5 मई तक। लेकिन जो मैं समझ रहा हूं कि कोर्ट में जब ऐसा कोई आदेश पारित होता है या ऐसी स्थिति जो अंडरटेकिंग दी जाती है तो मतलब ये हो गया कि ये जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं ले लेता। और वो क्यों हुआ उसे भी थोड़े समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्यतया संसद से पारित कानून पर अदालतें बिना विस्तृत सुनवाई की रोक नहीं लगाती, लेकिन इस मामले में अपवादी की स्थिति है, इसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिस पर हमें तत्काल रोक लगाए जाने की जरूरत है। क्योंकि वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाने का प्रभाव यह था कि तत्काल प्रभाव से ये संपत्तियां जो वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टीज जो थी उसे डी नोटिफाई किया जाता और डी नोटिफाई करने का मतलब था कि वो सारी संपत्ति सरकार के पास चली आती और उससे एक अलग तरह की स्थिति पैदा होती। और दूसरा प्रावधान जिस पर सरकार ने रोक लगाई है खुद से वो ये कि जो वक्फ बोर्ड में जो नियुक्ति का मसला था कि जो दूसरे धर्म के लोगों को उसमें शामिल किए जाने की बात थी, तो वहां पर भी अगर नियुक्ति हो जाती और तो होने के बाद अलग तरह की स्थिति पैदा आती। तो मुझे लगता है कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक हम इस पर हमें अंतरिम रोक लगाना होगा और इसलिए सरकार मान भी गई। अब बात आती है कि आगे क्या होगा। पूजा, इसे भी थोड़ा समझने की जरूरत है। आगे क्या होगा? 5 मई को सुनवाई होनी है और जस्टिस संजीव खन्ना जो इस मामले की इस बेंच की सुनवाई कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, वो 13 मई उनका कार्यकाल का आखिरी दिन है। वो उस दिन रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद उनके जगह पर जस्टिस गवई अगले सीजेआई बनने वाले, उनके नाम की सिफारिश भेज दी गई है, उनके नाम पर मुहर लग जाएगा और वो सीजेआई 14 मई को पदभार ग्रहण कर लेंगे। तो एक सवाल बहुत हमारे दर्शकों के मन में आएगा कि फिर अगली सुनवाई कब होगी और कौन करेगा। तो जो बात समझ में आती है तो क्या एक सवाल मेरे मन में भी है कि क्या 5 मई को जब ये बैठेंगे जस्टिस खन्ना और जब वो जानते हैं कि हम 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, तो क्या इतने महत्वपूर्ण मसले पर वो खुद सुनवाई करेंगे या किसी और बेंच को ये मामला चला जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते बाद या उस सुनवाई के ठीक पहले आएगा। पूजा, अब इसके बाद थोड़ी एक और मसले पर आते हैं जिस पर जैसे आपने शुरुआत करी थी उपराष्ट्रपति के बयान की बात, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा मुझे लगता है कि करनी चाहिए। वो ये कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाया गया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों पे सवाल उठाया जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और जजेज सुपर संसद की तरह काम कर रही हैं। अब मेरे मन में एक सवाल है और दर्शकों के मन में भी सवाल होगा, या मुझे लगता है कि मुझे भी सवाल छोड़ना चाहिए कि आखिर ये स्थिति आई क्यों कि सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक व्यवस्था में दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विस्तार से लिखा है, जिस पर मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए, कि संसद या विधानसभा से पारित कानून का मतलब होता है कि वहां पर लोगों की स्वीकृति है, संसद विधायकों और सांसदों की सहमति मिली हुई है, बहस से हुआ, तो उस पर फैसला लेने के लिए कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति अनिश्चित समय तक पॉकेट वीटो के नाम पर ऐसे रख लेगा तो विधानसभा कैसे काम करेगी। तो ये जो बात है कि जब जो व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है अगर वो अपना मर्यादा भूल जाता है तो दूसरी संस्था उसमें दखल देगी। ऐसी ही हमारे यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, विधायिका को कार्यपालिका को नियंत्रित विधायिका करती है और इन दोनों को रेगुलेट न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका का काम यही है, सुप्रीम कोर्ट का काम यही है, संविधान की रक्षा करना, आपके और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और जहां इसका उल्लंघन होता है, अवहेलना होती है, संसद के अधिकार क्षेत्र में कोई दखल होता है, किसी पॉलिसी के लेवल पर कोई गड़बड़ी होती है, तो वहां अदालत अपने अधिकार का प्रयोग करती है। और इसीलिए संविधान बनाने वालों ने एक विशेष पावर आर्टिकल 142 का दिया था। और जब भी
कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जब सरकारें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं होती हैं, ये पहले भी होता आया है, आज भी हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पर ढेर सारे सवाल खड़ा होते हैं। आज भी वही दौर चल। बिल्कुल। ऐसे